Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome dear students. I welcome you all to EACT classes. So today we will be discussing something more about complex analysis. So far we have introduced the complex number system. Then I told you about the geometry of complex numbers. After that we had discussed about polar representation of complex numbers. We also made mention of argument of complex numbers. So this is all we have discussed so far. Then we had also nth roots of complex numbers. So this is all we have up to this point of time. आज हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में. देखिए रियल एनालिसिस में एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते आए हैं, रियल सीक्वेंस. वहां पे हम बात करते थे रियल सीक्वेंस की. तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस की. कॉन्सेप्ट सिमिलर है, फर्क क्या है? वहां पे हम कहते थे कि रियल सीक्वेंस इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू रियल नंबर्स. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस में जो आपका फंक्शन है इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. यहाँ पे जो हमारी इमेजेस है वो आर में होती है और यहाँ पे हमारी इमेजेस सी में होती है. फिर जब सीक्वेंस हम पढ़ लेते हैं उसके बाद हम बात करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की. कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की. तो रियल में जब हम बात करते थे कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की तो हम कहते थे कोई भी रियल सीक्वेंस an है, दिस इज कन्वर्जेंट इफ व्हाट हैपेंस फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम नंबर से n m belonging to n such that for all n greater than equal to m an minus l this is less than epsilon. If this happens then we said that this an converges to l. तो बिल्कुल ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस में भी हम वहां पे हम zn लेंगे सपोज, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है तो वो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस किसी भी l को कन्वर्ज करेगी if the similar sort of thing happens there. इसके अलावा सीक्वेंस में कुछ चीजें हमें पता है कि सीक्वेंस जिस लिमिट पे कन्वर्ज करती है वो लिमिट यूनिक होती है. वो लिमिट क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए. मतलब इसका ये हुआ कि अगर लिमिट यूनिक नहीं होगी तो सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी, और ये चीज ट्रू होगी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस के केस में भी. क्लियर है? So this is how we will proceed in case of complex sequence also as we had done in real sequence. अब जैसे अलजेब्रा हमने कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस का पढ़ा है, क्या पढ़ा है अलजेब्रा हमने कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस का? रियल सीक्वेंस का अलजेब्रा हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई रियल सीक्वेंस an और bn कन्वर्ज करती है l और m को, तो उनका जो सम है वो l प्लस m को कन्वर्ज करेगा और उनका जो डिफरेंस है वो l माइनस m को कन्वर्ज करेगा. मान लो हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं an और bn सच दैट an l को कन्वर्ज करती है, bn जो है वो m को कन्वर्ज करती है. an प्लस माइनस bn जो है ये किसको कन्वर्ज करेगी? l प्लस माइनस m को. इसी तरह से an bn किसको कन्वर्ज करेगी? lm को. इसी तरह से c टाइम्स an किसको कन्वर्ज करेगी? cl को. इसी तरह से अगर मैं सीक्वेंस ले लूँ an by bn, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि bn शुड नॉट बी नल सीक्वेंस. bn डज नॉट कन्वर्ज टू 0, तो वो किसको कन्वर्ज करेगी? l by m को. तो सिमिलरली जो अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं रियल के लिए वही यहाँ पे भी फॉलो करेंगे. तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस. बात करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस की. A sequence Zn of complex numbers is said to be convergent to a complex number L if for each epsilon greater than 0 there exists m belonging to n such that mod of Zn minus L is less than epsilon for all n greater than equal to m.
and we denote this by that Zn, this sequence Zn goes to L, Zn converges to L। तो यही मैंने आपको अभी बताया था। इसके बाद अगर आपके पास एक सीक्वेंस है, देखो अब हम क्योंकि कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस में काम कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस इसके दो पार्ट होंगे। इट विल लुक लाइक xn प्लस i टाइम्स yn। एक तो इसका रियल पार्ट होगा, एक इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो ये सीक्वेंस तब कन्वर्ज करती है बच्चों जब इसका रियल पार्ट भी कन्वर्ज करे और इमेजिनरी पार्ट भी कन्वर्ज करे। और सपोज अगर रियल पार्ट ए को कन्वर्ज करता है, इमेजिनरी पार्ट बी को, तो पूरी सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी? लिमिट को, विच इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो ये क्लियर हो गया। कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस में रियल पार्ट भी कन्वर्ज करना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी कन्वर्ज करना चाहिए। अलजेब्रा मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर Zn a को कन्वर्ज करता है, ओमेगा n b को करता है, तो Zn प्लस माइनस ओमेगा n a प्लस माइनस b को करेगा। मतलब Zn प्लस ओमेगा n a प्लस b को कन्वर्ज करेगा और Zn माइनस ओमेगा n a माइनस b को कन्वर्ज करेगा। इसी तरह से Zn ओमेगा n a b को कन्वर्ज करेगा, Zn बाई ओमेगा n a बाई b को कन्वर्ज करेगा, प्रोवाइडेड ओमेगा n इज नॉट इक्वल टू 0। मॉड ऑफ Zn जो है वो मॉड ऑफ a को कन्वर्ज करेगा, लेकिन इसका कन्वर्ज ट्रू नहीं है। मतलब अगर मॉड ऑफ Zn मॉड ऑफ a को करता है, जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी। जैसे आप ये देख सकते हो, इसका मॉड तो कांस्टेंट सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है, लेकिन ये खुद ऑसिलेटरी। इसी तरह से Zn Ca को करेगा, Zn अगर a को करता है तो Zn बार a बार को करेगा, Zn अगर 0 को कन्वर्ज करता है, मॉड ऑफ Zn भी 0 को कन्वर्ज करेगा। Zn अगर बॉन्डेड है और ओमेगा n 0 को कन्वर्ज करता है, तो Zn ओमेगा n जो है 0 को कन्वर्ज करेगा। अब चेक करते हैं हम कन्वर्जेंस की। देखो इसको देखो, आयोटा की पावर n, इसको जब आप खोलोगे ना, इसमें आपके पास 4 आएंगे। एक तो आएगा आयोटा की पावर 1 आयोटा, आयोटा की पावर 2 -1, फिर आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 1। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ये वाली सीक्वेंस, देखो सीक्वेंस के केस में कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एक खासियत होती है, अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इफ an इज कन्वर्जेंट या Zn इज कन्वर्जेंट, उसमें खासियत ये होती है कि उसकी जो लिमिट होती है दैट इज इक्वल टू 0। nth टर्म की लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए? 0 के। लेकिन आप गौर से यहाँ पे देखिए, इसकी अगर आप लिमिट निकालेंगे तो इसकी लिमिट कभी भी 0 नहीं होगी। दिस इज ऑलवेज नॉन जीरो, सो इसलिए ये कन्वर्जेंट नहीं होगी। दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, और वी कैन से दैट इट इज डाइवर्जेंट। इसी तरह से Z0 की पावर n, हमेशा याद रखना, हमने पढ़ा है रियल सीक्वेंस के केस में कि an this converges to 0 if mod of an is less than 1। सिमिलरली अगर Z0 की पावर n आप क्या ले लो, कोई सीक्वेंस ले लो, ये 0 को कन्वर्ज करेगी अगर mod of Z0 जो है वो क्या हो? लेस देन n। थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ऐसे जैसे जो क्वेश्चंस होंगे ना आपको, जहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो इसमें आपको सिंपली लिमिट an निकालनी है, तो वही आपका क्या देगा। जैसे यहाँ पे ये है, n वालों में आप सिंपली लिमिट निकालिए, वो आपको आइडिया देगा कि ये सीक्वेंस कहाँ पे जा रही है। तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस n, यहाँ पे तो यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचे, ये आ जाएगा 1 बाई n प्लस 1। फिर आगे चलिए, n मैंने कॉमन लिया है, 2i, दिस इज 1 माइनस 1 बाई n होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे n है, n और n क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी कीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या बचा, यहाँ से 1 और यहाँ से 2i, तब ये आ गया 1 प्लस 2i। तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी और ये किसको कन्वर्ज करेगी? कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 2i को। सिमिलरली आप इसमें भी देख सकते हैं। फाइन, इसको देखिए e की पावर n पाई i बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट इसका बोला है इन्होंने, उसको आप देखिए जरिए ये किसके इक्वल होगा, e की पावर n पाई i बाई 6, ये हो जाएगा cos n पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन n पाई बाई 6। तो अगर आप cos n पाई बाई 6 को देखें,
मतलब n की वैल्यू पहले 1 पुट करें, ये आ जाएगा cos π/6। फिर आप n की वैल्यू 2 पुट करें, cos 2π/6 मतलब cos π/3। फिर cos 3π/6 मतलब cos π/2। इसी तरह से cos आप कीजिए इसको 3 के बाद 4 cos 2π/3। तो एक टाइम के बाद जो है ये रिपीट होना, इसकी वैल्यू जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की बहुत सारी लिमिट्स होंगी, बहुत सारे इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे, जबकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस का एक ही लिमिट पॉइंट होता है, तो ये कन्वर्जेंट नहीं होता। ठीक है, इसी तरह से इनको भी आप देख सकते हो। दिस इज ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, this is oscillating finitely, this goes to 0, this is not convergent, this is not convergent। इसका आर्गुमेंट देखिए, आर्गुमेंट किसके इक्वल होगा इसका, हाउ टू फाइंड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं, याद कीजिए। पहले देखना हमने किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। एक्स है आपका लेस देन 0 और वाई है आपका 1/n दैट इज ग्रेटर देन 0। तो ये कौन सा हो जाएगा, लेस देन 0 एंड ग्रेटर, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट किसके इक्वल होता है, दिस इज पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। ये हो जाएगा राइट, पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y, दिस इज 1/n अपॉन -1 का मॉड, दिस इज पाई माइनस tan इनवर्स 1/n, 1/n। अब n की वैल्यू 1 पुट कीजिए, ये क्या आ जाएगा, पाई माइनस π/4। इसी तरह से n की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे, पाई माइनस tan इनवर्स 1/2। 3 पुट करेंगे, पाई माइनस tan इनवर्स 1/3। इन्फिनिटी पे कहाँ चला जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स 1/infinity 0, so this will go to pi। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, दिस इज, ऐसी सीक्वेंसेस में हमें क्या करना होता है, ऐसी सीक्वेंसेस में हमें ये वाला रिजल्ट लगाना होता है। अगर मॉड ऑफ Zn और आर्ग्यूमेंट ऑफ Zn अगर ये दोनों कन्वर्ज करें तो Zn भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। चलिए ठीक है, कन्वर्जेंट। अब सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। सिंपली हम जब सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड करते हैं तो उसकी हेल्प से जो हमें एक्सप्रेशन मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। एक्स एन प्लस आई वाई एन, ये हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स थी, इनको हमने ऐड किया, ये क्या बन जाएगी, सीरीज। तो अगर सीरीज का कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इफ ये सीरीज भी कन्वर्जेंट हो और ये सीरीज भी कन्वर्जेंट हो। जब ये दोनों सीरीज हो जाएंगे कन्वर्जेंट, ये रियल पार्ट वाली भी और इमेजिनरी पार्ट वाली भी, तभी जाके आपकी पूरी कॉम्प्लेक्स सीरीज भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब रेशियोज टेस्ट क्या कहता है, आपको जो भी सीरीज दी गई है Zn, आप ये वाला फाइंड कीजिए उसका, मॉड ऑफ Zn प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ Zn। इस रेशियो का मॉड ऑफ फाइंड कीजिए। ये अगर L को कन्वर्ज करता है तो L को देखिए, अगर L लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगी, अगर L क्या है, ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट होगी। और अगर L इक्वल टू 1 आता है तब ये टेस्ट फेल हो जाएगा, तब ये आपको कुछ भी नहीं कहेगा। दिस इज रेशियो टेस्ट। दूसरा है रूट टेस्ट, यानी जो भी आपको Zn दिया है आप उसका nth रूट लीजिए, उसके मॉड का nth रूट ले लीजिए। अगर वो L को जाता है, फिर से अगर L लेस देन 1 है कन्वर्जेंट, L ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट, और अगर L इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल हो जाएगा।
पावर सीरीज क्या होता है? पावर सीरीज एक खास किस्म की सीरीज होती है, इस तरह की समेशन n goes from 1 to infinity a n z माइनस z नॉट की पावर n। ये असेंडिंग पावर ऑफ z माइनस z नॉट में लेते हैं। जैसे n की पावर 1 है तो पहले होगा a1 z माइनस z नॉट, फिर प्लस a2 z माइनस z नॉट की पावर 2, फिर a3 z माइनस z नॉट की पावर 3, फिर a4 z माइनस z नॉट की पावर 4। तो इस तरह से जो असेंडिंग पावर ऑफ z माइनस z नॉट में हमें एक सीरीज मिलेगी, दिस इज कॉल्ड पावर सीरीज। और ये पावर सीरीज होती है विद सेंटर एट z नॉट। अगर ये z नॉट है इसको कहेंगे हम विद सेंटर एट z नॉट। अगर z नॉट 0 हो जाएगा तो ये बन जाएगी सीरीज अबाउट ओरिजिन। तो उस केस में ये क्या बन जाएगी? दिस इज a n z की पावर n, वेयर n गोज फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी। एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए, 2 की पावर n, दिस इज, ये देखिए 2 की पावर n z की पावर n, दिस इज ए पावर सीरीज। इसका a n किसके इक्वल है? 2 की पावर n, and this is like this is n goes from 1 to infinity, a n 2 की पावर n है, और z माइनस 0 की पावर n, z की पावर n को हम लिख सकते हैं z माइनस 0 की पावर n। so this is a power series about 0, this is a power series about 0। similarly this is a power series about 0, this is also power series about, ये इस तरह, ये जो जितनी भी सीरीज आपको दिख रही है दे आर पावर सीरीज, ठीक है। So if a power series is convergent, result number 1 क्या है? अगर पावर सीरीज a n z n, इसको इस वाली को आप छोड़िए पहले, बेसिकली जो इस तरह की पावर सीरीज है ना z की पावर n, सिर्फ वो वाली आप रखिए ध्यान में। ये जो बाकी हैं जैसे z की पावर n फैक्टोरियल है, इसको हम इस फॉर्मेट में लाते हैं बाद में, इट इज रिड्यूसिबल, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले देखिए इस टाइप की पावर सीरीज अबाउट ओरिजिन, अगर ये कन्वर्जेंट हो किस पॉइंट पे? एट z इक्वल टू z नॉट, then it is absolutely convergent in the interval। दिस इज ए पावर सीरीज अबाउट ओरिजिन, याद रखिएगा ये पावर सीरीज अबाउट ओरिजिन अगर किसी पॉइंट z इक्वल टू z नॉट पे कन्वर्ज होती है तो ये यहाँ पे भी कन्वर्ज होगी। कहाँ पे? मॉड ऑफ z नॉट, मतलब एक डिस्क पे भी कन्वर्ज करेगी। देखिए ये पॉइंट z नॉट अगर यहाँ पे कन्वर्ज करती है तो इसके अंदर जो डिस्क होगी मॉड ऑफ z लेस देन z नॉट, तो ये सीरीज वहाँ पे भी कन्वर्ज करेगी। तो रिजल्ट नंबर फर्स्ट आप ये याद रखेंगे। दूसरा ये है कि अगर पावर सीरीज अबाउट ओरिजिन डाइवर्जेंट है एट z इक्वल टू z नॉट, तो ये डाइवर्जेंट होगी मॉड ऑफ z लेस देन ग्रेटर देन z नॉट, यानी ये बाहर भी डाइवर्जेंट होगी। अगर यहाँ पे कन्वर्जेंट होती है तो अंदर कन्वर्जेंट होती है, और अगर इस पॉइंट पे डाइवर्जेंट होती है तो बाहर वाले पोर्शन पे भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। फॉर ईच पावर सीरीज a n z n देयर एग्जिस्ट ए नंबर k सच दैट k जो है वो 0 से इंफिनिटी के बीच में है, सच दैट द पावर सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इन मॉड ऑफ z लेस देन k, and this is divergent for mod of z greater than k, and may or may not be convergent, and may or may not be convergent for mod of z equal to k। एक नंबर हमारे पास होता है सच दैट एक पावर सीरीज उस नंबर से छोटा अगर हम लेंगे कोई, मतलब मॉड ऑफ z लेस देन k लेंगे, वहां पे सीरीज कन्वर्ज करती है। मॉड ऑफ z ग्रेटर देन k लेंगे, वहां पे सीरीज डाइवर्ज करती है, और मॉड ऑफ z इक्वल टू k पे हम कुछ ना कह पाए, तो वो जो k होता है इसी को आगे चल के हम कहेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो
तो ये जो k है ना, यही जो लिखा है यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्रिंट है, सच k इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। इसी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। देखो ये k वाला, ये बच्चे k है, तो अगर ये k पे ये हमारे पास कोई एक ऐसा पॉइंट k मिलता है सच दैट मॉड ऑफ z लेस देन k पे सीरीज कन्वर्ज कर रही है, ग्रेटर देन पे डाइवर्ज कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये k क्या होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। क्लियर है? वंस अगेन, अगर आपको एक k पॉइंट मिल रहा है, एक k कोई नंबर मिल रहा है सच दैट मॉड ऑफ z लेस देन k, मतलब लेस देन k का मतलब हो गया, जैसे मान लो ये k है रेडियस, ये k मैंने लिया है, इससे काम पे जो है आपकी सीरीज कन्वर्ज करे, इससे बाहर क्या करे, डाइवर्ज करे, तो इस k को नंबर को इस मतलब इस मैग्नीट्यूड का जो रेडियस होगा, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। सो दिस इज बेसिकली द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। मतलब अगर एक वो वाला रेडियस जिसके अंदर, मतलब जिसको लेके अगर हम एक सर्कल ड्रा करें, तो उस डिस्क के अंदर, वो सर्कल के अंदर जो डिस्क है वहां पे सीरीज कन्वर्ज करे और उस डिस्क के बाहर सीरीज डाइवर्ज करे, तो ऐसे के को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। और फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, आपसे क्या पूछता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में पूछता है। अब आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के दो फार्मूले हैं, डिपेंड करेगा कि किस तरह की सीरीज दी गई है, वो वाला आप यूज करेंगे। पहला वाला क्या है, 1/k, अगर आप इसको r भी लिखें तो 1/r, बेसिकली k जो है r को डिनोट कर रहा है, तो एक आपके पास ये वाला है 1/k 1/r इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर मॉड ऑफ an की पावर 1/n। अब ये लिमिट सुपीरियर क्या होता है, देखो आपको हो सकता है अगर तो कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है ना, कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, तो वहां पे तो प्रॉब्लम नहीं है आपको, आई मीन टू से जहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है, जहाँ पे एक ही पॉइंट पे सीधी सीधी सीरीज लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करके आपको आ रहा है, तब तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको बहुत सारे लिमिट पॉइंट्स आएंगे, तो आपको उनमें से सबसे बड़ा जो लिमिट पॉइंट आपको मिलेगा उसी को लिमिट सुपीरियर कहते हैं। तो लिमिट सुपीरियर इज व्हाट, जो आपके पास सीक्वेंस है उसके जब आपने 1 की पावर सॉरी रेज टू पावर 1/n आपने लिया, उसके बाद वो जो लिमिट आप लेंगे उस लिमिट, वो जो बहुत सारी लिमिट्स आपके पास आएंगी, उन लिमिट्स में से जो मैक्सिमम आपके पास लिमिट आएगी दैट इज कॉल्ड लिमिट सुपीरियर। तो लिमिट सुपीरियर किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1/r। तो अगर लिमिट सुपीरियर आपके पास इस एक्सप्रेशन की किसके बराबर आ जाए, अगर ये आपके पास कुछ भी आपके पास आ जाए, उसको आप 1/r लिखेंगे, तो उसी उसका रेसिप्रोकल जो है वो आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। एक तो ये तरीका है इसको करने का, दूसरा आप ये वाली क्वांटिटी जो है फाइंड कीजिए, an+1/an का मॉड, और इस क्वांटिटी का आप लिमिट ले लीजिए, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये क्वांटिटी जिसके इक्वल हो जाएगी दैट इज आल्सो इक्वल टू 1/r। कहने का मतलब ये है कि इसका रेसिप्रोकल जो होगा इस क्वांटिटी का लिमिट an+1/an n approaches to infinity that also gives you radius of convergence। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, here we go, this is a relation, लिमिट इंफीरियर जो है, लिमिट इंफीरियर क्या होता है, किसी भी सीक्वेंस का लिमिट इंफीरियर ये होता है कि अगर आप उसके बहुत सारे लिमिट पॉइंट्स उसमें है, तो जो सबसे छोटा लिमिट पॉइंट है उसको लिमिट इंफीरियर कहते हैं। सो लिमिट इंफीरियर ऑफ दिस क्वांटिटी is less than equal to limit inferior of this quantity, which is less than equal to limit superior of this, and which is less than equal to limit superior of this। तो ये भी आप रिजल्ट याद रखेंगे, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से करना है हमें। सपोज आपको इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है, किसका, इसका। तो आपने सबसे पहले देखा कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला क्या है, 1/r इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर। देखो जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उस केस में लिमिट सुपीरियर और लिमिट का कॉन्सेप्ट कोइंसाइड कर जाता है। उसमें जो लिमिट सुपीरियर है दैट इज इक्वल टू लिमिट इंफीरियर एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट, उसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है वो कोइंसाइड कर जाएगा। an की पावर 1/n n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब आप देखिए an किसके इक्वल, an किसके इक्वल दिया है, दिस इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर। तो आप क्या कीजिए 1/n स्क्वायर
आप यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाने से अच्छा है कि वो दूसरा फार्मूला यहाँ पे लगाए। कौन सा? ये भी लगा सकते हैं। आई विल पर्सनली रिकमेंड द अदर फार्मूला। कौन सा? ये वाला, ए एन प्लस वन अपान ए एन, इसके इक्वल होगा। शाबाश। दिस इज वन अपान एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपान ए एन हो जाएगा वन अपान एन स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू वन अपान एन प्लस वन का स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपान वन। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, एन स्क्वायर ले लीजिए, यहाँ से आप एन स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। दिस इज वन प्लस वन बाई एन का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी आप लिमिट लगा लीजिए, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इसकी भी ले लीजिए, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज वन अपान वन, क्योंकि वन बाई एन जीरो को जाएगा। इसका मतलब वन अपान आर किसके इक्वल आ गया? वन के इक्वल आ गया। दैट मीन्स जो इसका रेसिप्रोकल होगा वो भी वन ही होगा। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ गया? वन आ गया। अब देख सकते हैं इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना है? वन ही। क्लियर है? सो इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज वन। ओके, अगर इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वन हो गया, दैट मीन्स ये सीरीज होगी, दिस इज मॉड ऑफ जेड एन जो है इस पे कन्वर्ज करेगी। मॉड ऑफ जेड है लेस देन वन पे ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, और मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन वन पे ये सीरीज डाइवर्ज करेगी। सो मॉड ऑफ जेड लेस देन मतलब इस पे ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। इनका देखते हैं। इसे टू की पावर एन है, यहाँ पे ये रेज की पावर एन है ना, वहां पे आप वो लगाओगे कॉशीज रूट टेस्ट। मतलब लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी मॉड ऑफ ए एन, इसको आप लिमिट सुप्रीमम भी ले सकते हो, ए एन की पावर वन बाई एन, बट इसमें नहीं उसका यूज होगा। दिस इज लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा टू एन की पावर वन बाई एन। तो एन और एन क्या हो गया? कैंसर। सिंपली ये टू रह गया। दैट मीन्स दिस लिमिट इज इक्वल टू टू। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, क्योंकि ये टू हो गया तो टू किसके इक्वल आ गया? वन अपन आर। वन अपन आर इज इक्वल टू दिस लिमिट दैट इज इक्वल टू टू। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना हो गया इसका? वन बाई टू। इसका देखिए, दिस इज थ्री की पावर एन अपान फोर की पावर एन प्लस फाइव की पावर एन। इसका देखते हैं। देखिए इसका ए एन आपको दिया है, ए एन प्लस वन फाइंड कीजिए, फिर ए एन प्लस वन अपन ए एन जब आप लेंगे तो फाइनली आपको थ्री बाई फाइव मिलेगा। लेकिन आपने इसका उल्टा लेना है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइव बाई थ्री हो जाएगा। इसी तरह से आप हर एक का देख सकते हैं। किसी में ए एन, इसका मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर वन बाई टू है तो ओमेगा लेस देन वन बाई टू पे ये कन्वर्ज करेगा, मतलब मॉड ऑफ जेड स्क्वायर लेस देन वन बाई टू पे कन्वर्ज करेगा, मतलब मॉड ऑफ जेड लेस देन वन बाई रूट टू पे ये कन्वर्ज करेगा। अब देखो ना यहाँ पे, अगर आप गौर से इसको देखो, हाँ यहाँ पे ये है z की पावर टू एन, जेड की पावर टू एन। लेकिन हमारे पास इस तरह की नहीं होती थी पावर सीरीज, वहाँ पे तो z की पावर n की फॉर्म का था। तो इसलिए हम उस फॉर्मेट में लाने के लिए इसको क्या पुट करेंगे? लेट करेंगे हम ओमेगा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। जब हम ओमेगा को जेड स्क्वायर पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा n गोज फ्रॉम वन टू इंफिनिटी टू एन अपान सॉरी हाँ टू एन अपान एन स्क्वायर प्लस एन, और ये जेड स्क्वायर की पावर एन यानी जेड की पावर टू एन हो जाएगा ओमेगा की पावर एन। और इसको हम देख लेंगे। फिर जो हमारे पास पावर सीरीज आएगी ना, वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसका होगा? वो ओमेगा में होगा, मतलब इस वाली पावर सीरीज का। लेकिन हमने निकालना किस में है? जेड में। तो हम ओमेगा की जगह पुट कर देंगे वापस जेड स्क्वायर, और वहां से हमें जेड में मिलेगा, और वहां से हमें इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिलेगा। इसको देख लीजिए, इसको देख लेते हैं एक बार। n goes from 1 to infinity z की पावर 2n अपान 4n n की पावर n। ठीक है।
जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे देखिए थोड़ा अच्छे से इसको, n goes from 1 to infinity z की पावर 2n 4 की पावर n n की पावर n। तो देखो ये तो पावर सीरीज का फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि देखो n goes from 1 to infinity, ये है आपका 1 अपॉन 4 की पावर n n की पावर n इंटू z की पावर 2n। तो ये किस फॉर्मेट में है? दिस इज n goes from 1 to infinity a n z की पावर 2n। तो यहाँ पे 2n नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए था n, यहाँ पे 2n आ गया। तो इसको कैसे हटाएंगे? हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हम लेट करेंगे हम z स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा सपोज। तो ये क्या बन जाएगा, n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 4 की पावर n 2 की पावर सॉरी n की पावर n, और ये हो जाएगा ओमेगा की पावर n, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू z स्क्वायर। सो ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू z की पावर 2n। तो अब देखिए अब ये पावर सीरीज बन रही है इन ओमेगा, अब ये हमें इन ओमेगा मिलेगी। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड करेंगे? कीजिए वैसे ही a n की पावर 1 बाई n, a n की पावर 1 बाई n। जब a n की पावर आप 1 बाई n करेंगे किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ a n की पावर 1 बाई n। सो ये हो जाएगा लिमिट सुपीरियर a n कितना है? दिस इज 1 अपॉन 4 की पावर n n की पावर n रेज टू पावर 1 बाई n। सो दिस इज इक्वल टू, क्योंकि ये हो जाएगा आपका लिमिट सुपीरियर, n और n कैंसिल, n और n कैंसिल, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4n। तो क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, इसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट कोइंसाइड कर जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4n का मतलब कितना हो जाएगा ये? 0। सो दिस गोज टू 0। दैट ओके? सॉरी, दिस इज इक्वल टू r जो है ये किसके इक्वल होगा? ये होगा 1 अपॉन लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी मॉड ऑफ a n की पावर 1 बाई n। ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी मॉड ऑफ a n। तो मॉड ऑफ a n कितना हो जाएगा? हाँ ठीक है, ये 0 आ गया ना आपका, ये 0 आ गया। सो दिस लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। लेकिन हमने जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो उल्टा होता है इसका, इस लिमिट का क्या होता है? उल्टा। तो 1 बाई 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। दैट मीन जो रेट 1 बाई आर आपका 0 आया था, तो आर कितना हो जाएगा? 1 बाई 0 दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस सीक्वेंस का, इस सीरीज का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी होने का मतलब ये है कि वो हर जगह सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी में कुछ भी नहीं बचेगा, इन्फिनिटी हर एक को कवर कर लेगी। मान लेते हैं ना कि जैसे अगर हम ये कहते हैं, सपोज अगर हम कहते थे कि किसी का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 100 है, उसका मतलब क्या था? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दैट? उसका मीनिंग हम यही लेते थे ना कि अगर हम 100 का एक रेडियस लेंगे, उसके अंदर सीरीज हर जगह क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी, और उससे बाहर डाइवर्जेंट होगी, और बाउंड्री के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब अगर मैं ये रेडियस ही इन्फिनिटी लेता हूँ, इसका मतलब ये हर एक को कवर कर लेगी पॉइंट को, मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसको ये छोड़ेगी। इसका मतलब एवरीवेयर ये सीरीज क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज एवरीवेयर कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर ओमेगा के लिए ये हर जगह कन्वर्जेंट हो जाएगी, तो क्योंकि अब ऐसे कहेंगे ना मॉड ऑफ ओमेगा लेस देन इन्फिनिटी के लिए ये कन्वर्ज कर रही है, तो z स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? लेस देन इन्फिनिटी मॉड ऑफ z भी क्या हो जाएगा? लेस देन इन्फिनिटी। तो z के लिए भी ये सीक्वेंस एवरीवेयर कन्वर्जेंट हो जाएगी, दैट मींस दिस सीक्वेंस इज एवरीवेयर कन्वर्जेंट। इस तरह से आप इसके कन्वर्जेंस के बारे में कमेंट कर सकते हैं।